करेंगे और उम्मीद करूंगी कि आप आंसर ना मुझे बोल के करेंगे, टाइप मैसेज नहीं करेंगे आई मीन, ठीक है। एक बार कल की क्लास में जो हमने ख़त्म किया था उसको जल्दी से बहुत फास्टली, ठीक है, हम डायग्रामेटिकली उसको रिकैप कर लेते हैं। हमारा जो चैप्टर था ना वो क्या था, बायोटेक था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल था, पूरा चैप्टर एक बार बहुत जल्दी से समराइज कर लेते हैं। एंड इट्स प्रोसेसेस, है ना, प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस, ये था हमारा पूरा चैप्टर जो अभी हमने हाल फिलहाल में, मतलब कल की क्लास में हमारा लास्ट था। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, क्लियर है। हमें पता था ना कि इसके प्रिंसिपल में हमने दो प्रिंसिपल्स का मेन डिस्कशन किया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपने दो प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। सबसे पहला एक किस पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड द अनदर वन वाज स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज स्टेरिलाइजेशन या मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। बायोटेक्नोलॉजी में बिना स्टेरिलाइजेशन के तो काम नहीं होना है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर आप कोई डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, अगर वो स्टेराइल कंडीशन में नहीं है तो हो सकता है कि जिस ऑर्गेनिज्म का आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हो वो पर्टिकुलरली उसका डीएनए नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेराइल कंडीशंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पढ़ा था, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट किसका भी था, आरडीटी का था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये तो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे जो आरडीटी होती है इसके हमने स्टेप्स पढ़े थे। कोई बताएगा मुझे हमने आरडीटी में कितने स्टेप्स पढ़े थे? हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी देखा था, जो सबसे पहले स्टैनलेन कोहेन ने दिया था। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के डीएनए का उन्होंने कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था इकोलाई में, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी के लिए। दूसरा जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थे वो कौन थे? पॉल बर्ग थे। उन्होंने सबसे पहले बनाया था सिमियन वायरस का यूज करके, ठीक है, और वही किया था ट्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। ये सब हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके बाद में देखिए आरडीटी जो है यहाँ पर मेनली कितने स्टेप्स होते हैं? मेनली अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने सिलेक्शन किया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, फिर जीन का आपने आइसोलेशन किया, फिर कटिंग किया, कटिंग करने के बाद, ठीक है, कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद में आपने क्या किया, एक वेक्टर का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद में आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। डन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेन टूल्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी या आरडीटी के हैं वो कितने थे? 3 टूल्स थे। सबसे पहले तो क्या कि इसमें बिना एंजाइम्स के काम नहीं हो सकता, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस किया था। दूसरा, इसमें एंजाइम्स के अलावा क्या होते हैं? वेक्टर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो आपके इनके एंजाइम्स क्या करेंगे? डीएनए के आइसोलेशन में हेल्प करेंगे, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करेंगे, और फिर आप अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट पीस ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में कंबाइंड कराओगे। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। लाइजेज, है ना, एंजाइम का यूज किया था हमने, लाइजेज जो लाइसिंग के लिए थे। फिर हमने कौन से एंजाइम का यूज किया था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो न्यूक्लिएज के ग्रुप में हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लिएज। और इसके अलावा इसको हमने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में। अभी हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो एंजाइम थे वो कौन से थे? लाइगेशन के लिए डीएनए लाइगेज फॉर लाइगेशन, और एम्प्लीफिकेशन के लिए था, ठीक है, कौन सा? टेक डीएनए पॉलीमरेज। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एंजाइम था दैट वाज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स थे जो हमें यहाँ पे जिनकी जरूरत है। बेसिकली ये सब आरडीटी के टूल्स हैं। वेक्टर्स में हमने बहुत तरह के वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें मेन और इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट होते हैं, वो प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा हमने फेजमेट, कॉजमेट, बहुत सारे वेक्टर्स, बैक, यैक, हैक, सबको डिस्कस किया था।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्लाज्मिड में सिर्फ एक वेक्टर को डिस्कस किया था, एक बहुत अच्छी कहानी के साथ इसके नॉमेनक्लेचर सबको डिस्कस किया था हमने, PBR 322, और एक दूसरा वेक्टर जो था दैट वाज PUC 8 और 19, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये हमने देखा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड था वो था कॉम्पिटेंट होस्ट। जो कॉम्पिटेंट होस्ट है ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। हम कॉम्पिटेंट होस्ट में अपने जो डिजायर्ड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर हमने देखा था इसके जो प्रोसेसेस थे, ये तो था प्रिंसिपल, दे आर टूल्स, दीज आर, और स्टेप्स यानी जो प्रोसेसेस थे, टोटल 8 प्रोसेसेस थे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में। 8 प्रोसेस कौन कौन से थे, मैं यहाँ पर उनको अलग से लिख रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है प्रोसेसेस में, आपको आइसोलेशन करना है ना, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, और इसके अलावा क्या प्लाज्मिड का भी तो आपको आइसोलेशन करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ट्रीट कराया था। ये तो पूरे टोटल जीनोमिक डीएनए हमने आइसोलेट किया, लेकिन हमें टोटल डीएनए थोड़े ना चाहिए, हमें तो पीस चाहिए। उस पूरी लेंथ ऑफ डीएनए में से एक सिंगल जीन चाहिए जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फिर हमने सेकेंड क्या किया, इस टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आइसोलेशन की, ये आइसोलेटेड टोटल जो डीएनए है इसका फ्रेगमेंटेशन कराया बाय किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। थर्ड प्रोसेस में बताइए क्या किया था, कोई बताएगा यहाँ पर। थर्ड प्रोसेस में हमने क्या किया था, वो जो डिजायर्ड पीस था उसका मल्टीपल कॉपीज बनवाए थे, है ना, यानी कि एम्प्लीफिकेशन। थर्ड इज एम्प्लीफिकेशन। एक मिनट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका ये नहीं था, जो आपका डिजायर्ड यानी कि टोटल लेंथ से पहले एक स्टेप आ गया था, कौन सा वाला, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, है ना, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ जीन, पीस ऑफ जीन। भाई ये टोटल लेंथ है डीएनए की, इस पॉइंट पर है आपका डिजायर्ड जीन, आपने इसको रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया और ये छोटा पीस आपके पास में आ गया, है ना। अब रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो ये पूरा का पूरा डीएनए पीसेस में हो गया होगा ना, ये भी इस तरह से ये पूरा पीसेस में हो गया। हमें तो नहीं पता ना हमारा डिजायर्ड पीस कहाँ है, इसीलिए हमें ये वाला पीस सेलेक्ट करने के लिए ये स्टेप यूज किया, जो हमने किसके थ्रू किया था, बाय एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू किया था। डीएनए और आरएनए में एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हैं, while in the case of proteins SDS phase को यूज करते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इल्यूशन यानी कि जो आपका उस जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट में जो डिजायर्ड पीस आपको मिल चुका था उसको आपने कट किया, सेपरेट किया वहां से, और इल्यूशन के बाद में आपका जो फोर्थ स्टेप आया था दैट वाज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ योर डिजायर्ड पीस ऑफ, ये डिजायर्ड जीन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे शॉर्ट में। इसको हमने किस प्रोसेस के थ्रू किया था, बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, पूरा डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद फिर क्या किया था हमने, जो डिजायर्ड पीस था आपका और जो आपने आइसोलेटेड प्लाज्मिड किया था, फिर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हमने ट्रीट किया था डीएनए और प्लाज्मिड पर कट करने के लिए। फिर उस पीस ऑफ जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, यानी कि नेक्स्ट स्टेप था लाइगेशन, ठीक है। किसके थ्रू किया था हमने, बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। और इस स्टेप पे आपका बन के तैयार हो गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कराया इसका, किसमें, होस्ट सेल में, और एट लास्ट
उस होस्ट सेल का, यानी कि ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो होस्ट सेल थी, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल। अगर उसके पास आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया होगा तो फिर हमने इसको क्या करवाया था, कल्चरिंग करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि हम डायरेक्ट कल्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। याद रखना डायरेक्टली हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं कराते, इंडस्ट्रियल लेवल में, पहले स्मॉल स्केल पे और फिर सक्सेसफुल है तो लार्ज स्केल पे विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर फर्मेंटर्स। कल की क्लास में हमने वो सब डिस्कस किया था। और एट लास्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी फिलहाल के लिए कि लार्ज स्केल पे करवाया है। डायरेक्ट लार्ज स्केल पे नहीं करवाएंगे, पहले उसको स्मॉल स्केल पे करवाएंगे, लेबोरेटरी लेवल पे करवाएंगे, ठीक है, एट स्मॉल फिर लार्ज स्केल, ऐसे दोनों ही लिख दिया है मैंने, समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद जब आपने बायोरिएक्टर्स फर्मेंटर्स का यूज किया इस स्टेप में, उसके बाद आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, है ना, उसको हमने क्या करवाया, बिल्कुल प्योरीफाई और आइसोलेट करवाया, और उस प्रोसेस का नाम दिया हमने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, DSP, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो पूरा स्टेप होता है कहाँ से, ऑब्टेनिंग से लेकर के, यानी कि ये वाला स्टेप कौन सा है, ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, यहां से जो आएगा, है ना। तो ये जो DSP है कहां से कहां तक का था, हमें पता है इसमें कितने स्टेप्स हमने देखे थे भाई। देखिए इसमें एक तो आइसोलेशन था, ये डिजायर्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की प्रोसेस है, इसमें एक स्टेप था आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड आप उसको प्यूरिफाई स्टेज में लेके आ रहे हो, प्यूरिफिकेशन, है ना। प्यूरिफिकेशन के बाद में क्या होगा, उसकी टेस्टिंग होगी ऑन लोअर एनिमल्स या लेबोरेटरी एनिमल्स पे कह सकते हैं, डायरेक्टली मार्केटिंग में नहीं लाएंगे। फोर्थ, जब टेस्टिंग सक्सेसफुल रही है भाई कि हाँ अब तो टेस्टिंग हो गई, उसको जो अदर एजेंसीज हैं वहां से हम क्या करवाएंगे, सर्टिफाइड करवाएंगे, यानी कि सर्टिफिकेशन होगा उस प्रोडक्ट का। एट लास्ट क्या होगा, उसका पैकेजिंग होगी, हर किसी मटेरियल की पैकेजिंग अलग अलग तरह से होती है, पैकेजिंग ऑफ योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, और एट लास्ट में आप क्या करेंगे, उसके मार्केटिंग कर देंगे, यानी कि और सेलिंग, ठीक है। तो आइसोलेशन से लेकर के मार्केटिंग तक के जो भी स्टेप्स हैं वो हैं के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ये दो स्टेप हैं, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, लेकिन ये भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें। कोई डाउट है? एक बार हमने जल्दी से पूरा जो चैप्टर पढ़ा था उसको बहुत ब्रीफ में रिकैप किया है बस। अब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से एक असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ, सब लोग ओपन करेंगे अपना, और हम उसके क्वेश्चन है नियर अबाउट 50-55 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। जल्दी से ओपन कर लीजिएगा अपना अपना, ग्रुप में सेंड कर दिया मैंने। मिला बच्चों सबको? जल्दी से ओपन कर लीजिए इसको, जो मैंने फाइल फॉर्मेट आपको PDF फॉर्मेट सेंड किया है, ये सब ओपन कर लीजिएगा अपने अपने फोन में। हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबको मिला? मिल गया ना? चलिए देखो, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं जिनमें हमें बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आप सबने पढ़ा है चैप्टर बहुत अच्छे से, आप आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द एंजाइम्स दैट कट स्पेसिफिकली रिकॉग्निशन साइट इन द DNA इज नोन एज, ठीक है। यानी कि आपको नाम बताना है किसका, एंजाइम का, जो DNA को कट करेगा एट स्पेसिफिक, पहले साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर कट करेगा, है ना। बताइए, ऑप्शंस आर गिवन, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों आपको पता है एक एंजाइम का तो हमने अभी पढ़ा था, जो DNA लाइगेज है, ये क्या करवाता है, ये तो लाइगेशन करवा रहा है ना, इसे तो हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है DNA पॉलीमरेज,
जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तो हमने पीसीआर में यूज किया था या हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर नेचुरल एम्प्लीफिकेशन हो रहा है मल्टीपल कॉपीज बनवाने के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। थर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटीएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए यूज होता है, आरएनए से डीएनए बनाने में, है ना। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये आपको पता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा सीडीएनए फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन फोर्थ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। लास्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। बताइए कौन सा होगा। हमने बोल दिया ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो सीधी सी बात है ये वाला है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल बाय। ये डीएनए है, हम डायरेक्टली देखिए, एक तो हमने पढ़ा था जीन ट्रांसफर इनटू द सेल में वेक्टर मीडिएटेड मेथड और एक वेक्टर लेस मेथड। अब यहाँ ऑप्शन में ना वेक्टर मीडिएटेड या वेक्टर लेस की बात नहीं हो रही है, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सपोज, ठीक है। आप इसको इस सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे। देखिए पहला ऑप्शन है इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं पढ़ा था हमने, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा था। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इंजेक्शन, ये तो नहीं होगा, पहले ही आ गया। हाँ अगर माइक्रो इंजेक्शन होता तो हम सोच सकते थे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बीइंग कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, बीइंग कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम सॉल्ट। और थर्ड ऑप्शन है बेटा इसमें आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका फिफ्थ बीइंग प्लेस्ड अलोंग विद। देखिए कोई बताएगा मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बीइंग प्लेस्ड अलोंग विद, कोई बताएगा। इंजेक्शन नहीं है, हमने मना कर दिया पहले ही, माइक्रो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन नहीं होता, और वो भी वेक्टर लेस मीडिएटेड में होता है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में होता है। क्लियर है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें पता है सेपरेशन के लिए होता है, ट्रांसफर के लिए नहीं होता, पता है हमें। बीइंग प्लेस्ड अलोंग विद, आगे कुछ दिया नहीं हुआ है, अगर आप इसको प्लेस्ड करें किसी के साथ तो हो सकता है। एक ऑप्शन है यहाँ पे बीइंग कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम सॉल्ट। याद आया कुछ, हमने CaCl2 के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल को एक साथ रखा था, फिर आइस का ट्रीटमेंट दिया, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और उसके बाद अगेन आइस पे दिया था, आया ना कुछ हीट शॉक मेथड। तो उसमें ये वाला मेथड हमने यूज किया था। यस या नो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। सबको सॉल्व करना है, सबको आंसर्स भी बताने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कोई देने वाला है मुझे। थर्ड क्वेश्चन है आपका एबिलिटी ऑफ प्लांट और एनिमल सेल टू repeatedly divide and differentiate into a complete organism is. Options are cloning, DNA fingerprinting, cellular totipotency और माइटोसिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, इसका होगा सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। बेटा एक चीज इसमें ना करेक्ट आंसर जो होगा, क्लोनिंग तो हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर है एबिलिटी ऑफ प्लांट और एनिमल सेल टू रिपीटेडली डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। करेक्ट है इसका सेलुलर टोटिपोटेंसी, यही इसका आंसर है। क्लोनिंग हम सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स के लिए यूज करते हैं या डीएनए के रेप्लिकेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो रेप्लिकेशन की नहीं, कंप्लीट ऑर्गेनिम्स के फॉर्मेशन की बात हो रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और माइटोसिस तो सेल साइकिल का फॉर्म है जहां पे इक्वेशनल डिवीजन होगा एक सेल का। क्लियर है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने कहा था आपसे इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में भी, इसलिए चैप्टर बहुत टफ नहीं है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जितना आपको पढ़ाया है, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर दोगे। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको बताइए, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलेंगे। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये कटिंग करने का काम करता है ना, डीएनए को कट करता है, जीन को कट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। वेरी वेरी गुड। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, आधा आया है इसमें।
लेकिन हम बस क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें बस ये पूछा जा रहा है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल में जो है, अब हमें पता है कि बैक्टीरिया के पास में बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में होता है वो डीएनए। तो इन्होंने बोला है कि वो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरियल सेल में, वो ज़्यादातर कहाँ या किस फॉर्म में होता है। हमें पता है बैक्टीरिया के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है, इसलिए प्लास्टिड तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन? प्लाज्मिड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डीएनए जो है बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड्स के फॉर्म में भी होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए आल्सो बैक्टीरिया है। आया इसका ऑप्शन समझ में? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल्स हैव। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स इनटू प्लांट और एनिमल सेल्स यूजिंग माइक्रोपिपेटेज। बताइए जल्दी से मुझे इसका आंसर। इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ये आपका फॉरेन जीन है, इसका आप करा रहे हो या तो किसी प्लांट सेल में, ठीक है, या तो फिर किसी एनिमल सेल में। लेकिन हम मेथड कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? इन्होंने सिर्फ मेथड का पूछा है, और ये जो है ना, इसमें आप माइक्रोपिपेट का यूज करा रहे हो, फिर जाकर के आप प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। तो बताइए कौन सा होगा? इलेक्ट्रोपोरेशन होगा? नहीं बेटा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोपोरेशन, फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज किया था ना, ठीक है, याद आया? कुछ पोर्स में, सेल वॉल्स में पोर्स क्रिएट करेंगे तो जाकर के वो रिकॉम्बिनेटेड डीएनए को अपटेक करेगा, ठीक है। सेकंड जो बी ऑप्शन है, दैट इज व्हाट? केमिकल, जो आप बोल रहे हो केमिकल मीडिएटेड ट्रांसफर। केमिकल मीडिएटेड तो बच्चे आपका कौन सा वाला हो गया? अभी जो हमने डिस्कस किया था CaCl2 वाला, है ना। थर्ड जो ऑप्शन है इसका, माइक्रो इंजेक्शन, और लास्ट वन इज पार्टिकल गन या जीन गन मेथड, ठीक है। पार्टिकल गन या बम्बार्टमेंट, पार्टिकल बम्बार्टमेंट या बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड, ये है। इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला गया, साफ साफ दे रखा है उसने, यूजिंग माइक्रोपिपेट। आपको याद करिएगा जब मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था ना, माइक्रो इंजेक्शन, तो एक माइक्रो इंजेक्शन बताया था ना कि इसमें हम सेल को पहले क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं, है ना। और माइक्रो यानी कि जो वो नीडल होती है, कुछ इस तरह से हमने डिस्कस भी करी थी, है ना। तो ये बेसिकली क्या थी? माइक्रो इंजेक्शन या माइक्रोपिपेट, हमने इसको नाम दिया था। कुछ याद आया? माइक्रोपिपेट वर्ड गिवन है, माइक्रोपिपेट वर्ड गिवन आते ही आपको आज सारा जाना चाहिए इसका माइक्रो इंजेक्शन है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हाँ नहीं बेटा, हमने बोला था कि जो माइक्रो इंजेक्शन है वो हम एनिमल सेल के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने बोला है और एनिमल सेल प्लांट, हमने बोला था कि समटाइम्स प्लांट सेल में भी यूज करते हैं। कुछ पढ़े थे हमने, जैसे कि मोस्ट कॉमन मेथड है जीन गन मेथड का, वो हम प्लांट सेल के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन म्यूटेटेड कैंसर सेल्स जो एनिमल सेल्स हैं उनके लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने और लिख दिया है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो बेसिकली उसको हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, बट प्लांट सेल्स के लिए वी कैन ऑल्सो यूज। माइक्रोपिपेट वर्ड दिया हुआ है, आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि ये हमने डायग्राम भी जब बनाया था तो माइक्रोपिपेट हमने वहां पे मेंशन करे हुए थे कि ये माइक्रोपिपेट है। आया कुछ याद कि नहीं आया? नोट्स चेक करना एक बार, डायग्राम में देख लेना, वहां पे लिखा भी हुआ है। और हमने जब इसकी डेफिनेशन लिखी थी माइक्रो इंजेक्शन की तो भी वही लिखा था। आया समझ में? ठीक है। हाँ, मोस्टली हम उसको एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, बट प्लांट सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने जीन गन मेथड को यूज किया था कि मोस्टली वो प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ कैंसर सेल्स, म्यूटेटेड सेल्स जो होती हैं एनिमल्स की, उनमें भी हम बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्टमेंट मेथड को यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? हो गया? ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जल्दी से बता दो इसका आंसर, तो बिना देखे बता सकते हो, बहुत सिंपल से ऑप्शंस हैं। क्या? वेरी गुड, क्योंकि देखिए वेरी गुड, क्योंकि अगर हम म्यूटेशन को करेक्ट ऑप्शन करते हैं तो म्यूटेशन इज डिफरेंट थिंग। म्यूटेशन को हमने जेनेटिक उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा था। अलग चीज है राइबोसोम, सेल का पार्ट है, सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन जो प्लाज्मिड है ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए होते हैं। और
भाई प्लाज्मिड को ही तो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि सेम रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, they act as a carrier, they act as a vehicle for the transfer of your desired gene or DNA fragment into your host cell. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर विल बी द प्लाज्मिड। इसका और बाकी का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन बैक्टीरिया जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर यूजुअली लोकेटेड। बता दीजिए इसका भी सिंपल सा। वेरी गुड, इसका भी प्लाज्मिड ही होगा, ना तो साइटोप्लाज्म में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये तो सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन प्लाज्मिड है, इसके पास में ही बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अ टेक्निक यूज्ड टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। बताइए कौन सी इसमें से सबसे बेस्ट है? हाँ बीसीआर, वेरी गुड, ठीक है। ट्रांसलेशन और लाइगेज चेन रिएक्शन तो है ही नहीं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये तो नेचुरली प्रोसेस होते हैं, ठीक है, हम सब में होते हैं ये तो। लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना, बहुत फास्ट है, टाइमिंग्स की क्विकली बोला है ना हमने, डीएनए क्विकली बहुत फास्ट है। डिस्कस भी किया था हमने, 4 मिनट में पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही थी, डिनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, तीनों स्टेप्स एक साइकिल 4 मिनट में कंप्लीट हो रहे थे। तो नियर अबाउट अगर हम 130 मिनट से एक साइकिल को चला देते हैं तो उसमें कितने थाउजेंड्स नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए आपको आपके डिजायर्ड जो जीन है उसके मिलकर के बन करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स इज कॉल्ड। बता दीजिए स्टिकी एंड्स इसमें से कौन से वाले एंजाइम्स बना रहे हैं? स्टिकी एंड्स, नॉट ब्लंट एंड। वेरी गुड, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, वेरी वेरी गुड, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक वेक्टर। कौन से हैं इसमें से जेनेटिक वेक्टर? वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज, नॉट बेटा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड नहीं है। देखिए प्लाज्मिड है, आपने सही बोला है, लेकिन हमने फेज को भी तो यूज किया था ना, भूल गए? एक हमने टेबल बनाई थी, बहुत सारे उसमें नाम लिखे थे, फाज को भी यूज किया था, कॉस्मिड, कॉसाइट को, है ना, कनेक्ट कर दिया था प्लाज्मिड के साथ। और ये जो फेज है ना रेट्रोवायरसेस वगैरह के लिए, लैम्डा फेज, फेजमिड, भूल गए आप, ठीक है। तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर्स हैं, ऑल ऑफ दीज, बैक, हैक, येक, हमने कितने सारे टीआई प्लाज्मिड, है ना, बहुत सारे देखे थे हमने। तो इसके ये भी ये सब के सब जेनेटिक वेक्टर्स की तरह यूज होते हैं फॉर द डिफरेंट पीस ऑफ डीएनए पीस इनटू द डिफरेंट होस्ट सेल। क्लियर है? तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। क्वेश्चन है ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो डीएनए में कहीं भी मर्जी कट नहीं करेगा, वो एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करके वहां पे कट करेगा, है ना। वेरी गुड। तो दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस। अगर वो बेस सीक्वेंस यहाँ है तो वो यहीं से कट करेगा, ऐसा नहीं यहाँ से भी कर रहा है यहाँ से भी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल होस्ट फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। बताइए। वेरी गुड, बैक्टीरिया। क्यों होंगे बैक्टीरिया? क्योंकि उनका मीन डबलिंग टाइम सबसे क्या होता है, फास्ट होता है, जल्दी। आपको थोड़े टाइम में मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर डिजायर्ड पीस ऑफ जीन आपको मिल सकती हैं, है ना। इसीलिए बैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टीआई प्लाज्मिड नेचुरली अकर्स इन। किसमें होता है टीआई प्लाज्मिड? ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एगेरोबैक्टीरियम। क्योंकि साइनोबैक्टीरियम डिफरेंट है ना। साइनोबैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए आपके। स्टेफाइलोकोकस तो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, उसका तो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं। यहाँ तो टीआई प्लाज्मिड की बात हो रही है, जो कि एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस में हमने पढ़ा था, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और विब्रियो कॉलेरा इज डिफरेंट। तो सही है इसका ऑप्शन ए। Which of the following are essential requirements for recombination? बताइए रिकॉम्बिनेशन के लिए इन चार। ऑप्शन बी, वेरी गुड, डीएनए लाइगेज। देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
लेकिन सबका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जरूरी तो नहीं है ना, हमारा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लांट्स का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज को तो हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, पीसीआर के लिए यूज करते हैं, या क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं, या रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। ऑल ऑफ दिस तो इसका हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डीएनए लाइगेज। रिकॉम्बिनेशन के लिए, जोड़ने के लिए, रिकॉम्बिनेंट करने के लिए, ठीक है। नाउ द प्लाज्मिड डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई इज, बता दीजिए कौन सा पढ़ाया था आपको, ऑप्शन बी। बोथ नहीं बच्चे, बोथ नहीं होगा, पीबीआर 322.7 कहाँ पढ़ा था हमने, बी होगा। पीबीआर 322 याद है, पीबीआर 322 कैसे पढ़ा था, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिग्यूज, और ये इसका क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर था, पढ़ा था ना हमने, जिसको हमने कहानी के थ्रू पढ़ा था, पवन एंड प्रशांत की कहानी, याद आई कुछ, है ना। उन्होंने टर्की के लिए फ्लाइट ली एयरपोर्ट नंबर 3 से, एयरपोर्ट से, ठीक है। इस तरह से जो हमने स्टोरी पढ़ी थी। तो इसका जो ये पीबीआर 322 है, इट इज ऑब्टेन या आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम। नाउ टीआई प्लाज्मिड इज यूजफुल इन, बता दीजिए किसमें यूज करते हैं टीआई, ऑप्शन ए, बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी में यूज करते हैं, ब्रिंगिंग न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल्स, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड सॉइल बैक्टीरिया को यूज करते हैं हम प्लांट सेल्स के लिए, पढ़ा था हमने ये, ठीक है। चलिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मैनी कॉपीज ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब आर प्रोड्यूस्ड बाय, आर प्रोक्यूर्ड बाय, सॉरी, बताइए कौन से होंगे, बी। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैनी कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब आर प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोक्यूर्ड बाय, बेटा ऑप्शन फर्स्ट है इसका, बी क्यों होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा ना, सिर्फ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम छोटे छोटे ट्यूब्स ही तो यूज करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पेनड्रॉफ ट्यूब्स होते हैं, उनके ही अंदर तो आप अपने मल्टीपल कॉपीज को, उन्होंने वही तो दिया हुआ है कि इन ट्यूब्स आप डीएनए के मल्टीपल कॉपीज करोगे, किसके थ्रू करोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू करोगे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बैम, क्वेश्चन है बैम H1, बैम H1 इको R1 एंड साल1 किसकी साइट है ये बताइए, आर दी रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेजेस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेजेस के साइट्स है, टाइप्स है ये। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे करके पूछा जाता कि बैम H1 इको R1 और साल1 ये किस प्लाज्मिड के साइट है, तो आपका ऑप्शन क्या होता, प्लाज्मिड का अगर नेम पूछते तो पीबीआर 322, वेरी गुड, बाहर खड़ा था, है ना, यहाँ पे कौन, सलमान खान, ठीक है, वही इकोनॉमी क्लास की टिकट ली उन्होंने, वही वाली ट्रिक याद कर लेना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रोवायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल विच इज, क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, क्या, आरएनए, वेरी गुड। जितने भी रिट्रोवायरसेस होते हैं, रिट्रोवायरसेस नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है रिट्रोवायरसेस। जैसे कभी हाल फिलहाल में कोविड-19 है ना, कोरोना, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, बताइए, ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेजेस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम अपने जो डिजायर्ड, जो आपका डीएनए है उसमें से डिजायर्ड पीस ऑफ जीन को आइसोलेट कराने के लिए यूज होने वाले जो एंजाइम्स हैं, हम उनको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, बैक्टीरिया से। पढ़ा भी था ना हमने कि नियर अबाउट 230 स्ट्रेन्स हैं, 900 स्ट्रेन्स हैं जिनसे हमने 230 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को हमने पढ़ा। 230 तो नहीं पढ़े थे हमने, सिर्फ 10 या 11 पढ़े थे जो हमारे काम के थे। हाँ, सी ऑप्शन क्या है, वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनए फर्स्ट। बेटा डीएनए जो एंजाइम है ना, ये डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देता है। याद करिएगा जो हमने एंजाइम्स जो टूल्स पढ़े थे ना, उसमें सबसे पहले जो लाइजेस पढ़े थे
उस लाइजेज में हमने कुछ एंजाइम्स के नाम पढ़े थे, जैसे कि सेल्यूलेज है, प्लांट सेल वॉल की, प्लांट की जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करता है ये। आरएनएज है ये, है ना, आरएनए को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे डीएनए जो है ना, डीएनए भी आपके डीएनए को ही डाइजेस्ट करता है, वो तो पूरे डीएनए को खत्म कर देगा, साइड को थोड़ा ना कट करेगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मिड्स आर द सुटेबल वेक्टर्स फॉर जेनेटिक क्लोनिंग। प्लाज्मिड्स ऑप्शन दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि हम इनको सुटेबल वेक्टर्स की तरह इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कैसे है, इनके पास एक प्रॉपर्टी इनमें से जो पूछा गया है वो ये है कि प्लाज्मिड्स भी आपके कैसे होते हैं, सेल्फ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग वेक्टर्स होते हैं। तो जब जब एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो उस प्लाज्मिड के अंदर जो आपका डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, जिस जीन की आपको मल्टीपल कॉपीज बनवानी है, वो कॉपीज, वो जो कॉपी है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और जैसे जैसे होस्ट सेल का डिवीजन होगा वैसे वैसे वो प्लाज्मिड के साथ आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, पहले भी हुआ था। कौन सा है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड, ऑप्शन ए, साफ साफ दिख रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि बाकी के तो सब क्या है, दो तो इसमें, एक तो इसमें एंजाइम का नेम है, एक बैक्टीरिया का नेम है, वो सब तो हो नहीं सकते। ठीक है, नाउ द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज, बताइए, सबसे पहला इंसुलिन, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इंसुलिन जो हमने कल डिस्कस भी कर लिया था कि फॉर एग्जाम्पल हीटेरोलोगस होस्ट के लिए जो हमने यूज किया था कि ह्यूमन की बॉडी से डीएनए आइसोलेट किया, उसमें से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको कट किया और उसको पीबीआर 322 के साथ फिक्स करके इकोलाई के सेल में इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना, दैट मीन्स इंसुलिन। बिल्कुल सही है आपका। When the number of genes increases in response to some signal, the effect is called, बताइए क्या है यहाँ पे, देखिए जीन एम्प्लीफिकेशन, वेरी गुड, क्योंकि देखिए जीन डोजेस अलग चीज है। जीन डोजेस का मतलब क्या है, आपके पास में कितने नंबर ऑफ जीन्स को आप कैरी कर रहे हो साथ में। जीन पूल क्या है, दैट सम टोटल ऑफ जीन्स, जीन पूल है। जीन फ्रीक्वेंसी, ये आपने इवोल्यूशन में पढ़ा है ना, या हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में जीन फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट थिंग है। जीन एम्प्लीफिकेशन है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने जो एक ही बार के इफेक्ट से आप अपने जो डिजायर्ड पीस है उसको बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, बता दीजिए कौन सा है इसमें से करेक्टली मैच्ड पेयर। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑप्शन ए में है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए प्राइमर्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं, लेकिन आगे उन्होंने दे दिया है, अच्छा हाँ सही है, ऑप्शन सी जो है सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ये कोडोन की बात हो रही है, और ऑप्शन डी है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ये स्प्लाइसिंग की बात हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है, करेक्ट पूछा है उन्होंने। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर्स नहीं, डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ये बिल्कुल सही है, वही तो पढ़ते चले आ रहे हैं हम, है ना। रेस्ट्रिक्शंस जो एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेसेस पढ़े थे हमने न्यूक्लियस की कैटेगरी में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही यूज होते हैं। सेंट्रल डोग्मा की बात करते तो बेटा सेंट्रल डोग्मा में तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कोडोन आपको याद आए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, ट्रिपलेट कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो तो इसका पार्ट नहीं है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की अगर हम बात कर रहे थे तो ये स्प्लाइसिंग डिफरेंट है, स्प्लाइसिंग में तो रिमूवल होता है, जो आपके कौन से सीक्वेंस होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं उनका, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, है ना।
लेकिन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? न्यूली शॉर्ट सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी है। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? आ गया ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग। ठीक है, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट्स है बेटा, ये मिनिमम नहीं है, ये यूनिट्स है, क्रोमोसोम्स फाउंड इन। ठीक है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग मिक्सिंग क्रोमोसोम्स आप कंसीडर कर लीजिएगा इसे, फाउंड इन किसमें होती हैं ये? बैक्टीरियो, ऑप्शन ए इकोलाई। नहीं बेटा, इकोलाई में तो आपको याद आया, इकोलाई में तो कोई प्लाज्मिड होता ही नहीं है, इकोलाई के पास तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था स्टैनली एंड कोहेन ने, उन्होंने भी क्या किया था? स्टेफाइलोकोकस साल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को यूज किया था और फिर इकोलाई में इंट्रोड्यूस करवाया था। याद आया कुछ? फिर ऐसे ही जब जो पॉलबर्ग थे, उन्होंने सिमियन वायरस का विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज के थ्रू यूज किया था उसको भी। तो इकोलाई को तो हम ज्यादातर होस्ट सेल की तरह यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ठीक है, इसके पास में इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल प्लाज्मिड की तरह काम करता है। हमें पता है ना, वायरसेस कभी भी अपनी कंप्लीट बॉडी को होस्ट सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, दे ओनली इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एडिशन ऑफ सम फॉरेन जीन इज। बता दीजिए आप किस तरह से इंप्रूवमेंट करा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में? वेरी सिंपल आंसर, बताइए जल्दी से। डी, वेरी गुड। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो हम करा सकते हैं किसी के जीन में इंप्रूवमेंट, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन हैंडलिंग और ये टिश्यू कल्चरिंग तो डिफरेंट मेथड है। सबसे बढ़िया जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमें पता है उसके जेनेटिक लेवल पर जाकर के चेंज करेंगे तो क्या होगा? उस ऑर्गेनिजम्स में इंप्रूवमेंट होगा उसके जेनेटिक मटेरियल में। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। दो बैक्टीरिया हैं, ऑप्शन वेरी गुड, ऑप्शन बी। हमने वही तो पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड के लिए एग्रोबैक्टीरियम, और ज्यादातर होस्ट सेल हम यूज कर रहे थे इकोलाई की। अभी आगे वाले चैप्टर में जब इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे, जो ह्यूमुलिन जो कि एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, इंसुलिन जो ह्यूमन बींग्स से बनाई जा रही है, उसमें भी हम इकोलाई सेल का ही यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इकोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड चीफली फ्रॉम। किससे करे जाते हैं बता? वेरी गुड, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि बैक्टीरिया से। वेरी गुड, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट हेल्प टू ओपन अप डीएनए डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन वर्क। दीज प्रोटीन आर। कौन सी स्पेशल? डीएनए गाइरेज, डीएनए गाइरेज, हाँ सही है। ठीक है, डीएनए गाइरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज दिया हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए स्पेशल प्रोटीन्स की बात हो रही है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तो यहाँ प्रोटीन्स, अगर ये एक डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसको ओपन करने के लिए इस तरह से, है ना, जो हमने प्रोटीन्स की बात हुई है। एंजाइम्स की अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं है, अगर इसमें एंजाइम्स पूछते तो आप बोल सकते हो कि हाँ डीएनए गाइरेज को ही तो हम टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, तो वो सही है। लेकिन प्रोटीन्स में आपको याद आया, हमने कुछ इस तरह से प्रोटीन्स को बनाया था दोनों स्ट्रैंड्स पर, और हमने बोला था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप डीएनए गाइरेज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए टोपोआइसोमरेज को हम इसलिए नहीं यहाँ पे पूछेंगे क्योंकि वहां पे उसने ये नहीं कहा है कि इनको बिल्कुल अनवाइंडिंग से प्रिवेंट कराता है डीएनए जो टोपोआइसोमरेज है। ठीक है, तो अब डीएनए, इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। वैसे डीएनए गाइरेज भी है, डीएनए टोपोआइसोमरेज भी है, लेकिन क्वेश्चन ठीक तरीके से गिवन नहीं है। बात पूछ रहा है वो प्रोटीन्स की और ऑप्शंस में एंजाइम्स दिए हुए हैं।
अगर पूछते तो वो ये होता है इसका SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। बट चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ब्रेड, चीज, बियर एंड वाइन। यहाँ से क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी, फर्मेंटेशन, है ना। हमने ये सब पढ़ा था ना जब हमने ब्रेड, बियर, वाइन, विस्की सब की बात करी थी, तो इसी प्रोसेस के थ्रू इन सबको बनाया जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है अंडर एनारोबिकली कंडीशंस, तो वो प्रोड्यूस करते हैं इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, EFB स्टैंड्स फॉर, स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के पूरा बायोटेक्नोलॉजी को। ऑप्शन ए, वेरी गुड, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बच्चे इसका भी ना, इसका भी ऑप्शन नहीं गिवन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट है ना। हाँ, सब सेम तो नहीं है, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल सेम है, वो भी यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सी भी यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। आप सी लगा दो, ए लगा दो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों में तो सेम दे रखा है, अलग तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन एक बात बता दूं, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? यूरोपियन, हाँ एग्जैक्टली, स्पेलिंग में फर्क है। यूरोपियन ए में क्या है, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, और सी में है यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फाउंडेशन, स्पेलिंग सी की सही है, ए की गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर कभी आए ना यूरोपियन फाउंडेशन और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन यू हैव टू टिक ऑन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें सिर्फ फाउंडेशन दिया हुआ, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ऑर्गेनिज्म हुज जीन हैव बीन आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड फॉर डिजायर्ड इफेक्ट इज कॉल्ड एज, बताइएगा। जीन ट्रांसफर, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्गेनिजम्स हुज जीन हैव आर्टिफिशियली ऑल्टर्ड, चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन बी में तो बेटा जीन को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन्होंने पूछा है एक ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, एनिमल है, ये नहीं दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। अगर आप उसके डीएनए में, जीन में जाकर के कोई चेंज करते हो, ऑल्टरेशन करते हो, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। आपने उसके जेनेटिकली जो पार्ट है, जेनेटिक्स वाला, जीन वाला, डीएनए वाला, वहां पे चेंजेस किए हैं, तो दैट ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट है, ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या हम इसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हम उस पर टिक क्यों करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ DNA दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द डबल स्ट्रैंड्स इज, बताइए उसे क्या बोलते हैं, दोनों तरफ से। ऑप्शन बी, वेरी गुड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। एग्जांपल्स 5 प्राइम 3 से 3 प्राइम एंड चलो, चाहे 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड पे चलो, सेम सीक्वेंस आपको रीड कर रहे हैं अगर, तो ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे। वेरी गुड। हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर नोन टू बी आइसोलेट, बताइए। More than 900, very good, more than 900 from the 230 strains of bacteria are isolated. Next question है, which of the following step is necessary part of DNA recombination technology, बताइए सबसे important क्या है। Very good, सबसे important सभी है इसमें, हाँ सभी है इसमें, सही बात है। Insertion of DNA fragment into vector, vector into bacteria, host चाहिए चाहिए हमें, और फिर हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी, न्यूक्लियेजेस, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। न्यूक्लियेजेस में ही हमने पढ़े थे एक्सो और एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीक्वेंस ऑफ इन अ जीनोम
एट विच रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड इन, क्या होगा? ए, वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां वो साइट होगी वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा डीएनए में। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, जीन्स विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स आर, किसमें हेल्प करते हैं? जीन्स विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स आर, सेलेक्टेबल मार्कर इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दो ऑप्शंस और देने चाहिए थे, वो दिए नहीं है, सी और डी दिए हुए। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स ही तो हेल्प कराते हैं हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को फाइंड आउट करने में। क्लियर है? ऑप्शन हमें दे रखा है, दो ऑप्शन और होने चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन आपके पास में करेक्ट दिया है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टीआई प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर विच वर्क्स विद, किसके साथ काम करता है बताइए? All the plants, very good, not only the dicot or monocot, all the plants. Next question है, during which of the following techniques host cells are exposed to pulse of high voltage current, बताइए कौन सा मेथड यूज किया था हमने जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज का यूज किया था जीन का ट्रांसफर करने के लिए होस्ट सेल में? ए, वेरी गुड, ए, इसका भी ए ही है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेशन का। नेक्स्ट, पार्टिकल बम्बार्डमेंट टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम देते हैं? ऑप्शन सिंपल है बहुत, बताइए। सी, वेरी गुड, बायोलिस्टिक, है ना, बायोलिस्टिक मेथड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द मेम्ब्रेन टू रिलीज प्लांट डीएनए, कौन सा एंजाइम होता है जो प्लांट डीएनए को रिलीज करता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलेज, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सेलुलोज किया हुआ है बेटा, सेलुलोज नहीं सेलुलेज होता है, आपको आता है तो आप ठीक है, पैक्टिनेज या सेलुलेज। ठीक है, सेलुलोज तो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलेज एक एंजाइम है। तो ए का और ओ का आपको डिफरेंस याद रखना होगा, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं वो ऑप्शन, तो आप सेलुलोज पे टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द मेम्ब्रेन टू रिलीज एनिमल डीएनए, बताइए कौन सा यूज करते हैं हम इसमें? एनिमल डीएनए की बात हो रही है, एनिमल डीएनए की बेटा, और वो भी मेम्ब्रेन लाइसोजाइम। इसका बोलूं, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, क्वेश्चन तो सही दे रखा है, मतलब इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसमें पूछा है उन्होंने कौन सा एंजाइम हम यूज कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। ये एक एनिमल सेल है, हमें पता है कि जो एनिमल सेल होती है उसके पास में सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ उसमें जो भी है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हमने किसका यूज किया था? डिटर्जेंट्स का। याद आया कुछ? क्योंकि डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं, लाइपेज होते हैं, है ना, लाइपेज की तरह काम करता है। डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। एनिमल, चाहे वो एनिमल की सेल हो या वो प्लांट्स की हो सेल मेम्ब्रेन, या वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन तो हमें पता है ना कैसी होती है, वो लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर होती है ना, लिपोप्रोटीनेशियस, बायलिपिड लेयर होती है। तो लिपिड इन डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं? लाइपेज एंजाइम होते हैं, और लाइपेज किसका ब्रेक डाउन करते हैं? लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप इसमें कुछ भी टिक नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, देखो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करता है। फिर दे रखा है काइटिनेज, काइटिनेज तो फंगल की सेल वॉल को रप्चर करता है। फिर दे रखा है सेलुलेज, वो तो प्लांट्स की सेल वॉल को रप्चर कर रखा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फिर दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव, और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एंजाइम एनिमल सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है डीएनए को रिलीज करने के लिए, तो उसका ऑप्शन डिटर्जेंट्स है, जो ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक एंजाइम का दूसरा नेम ले सकते हो, न्यूक्लियस एंजाइम का ले सकते थे, लेकिन जब है ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना लाइपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहला स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कौन सा होता है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट का है, डिनेचुरेशन और एनेलिंग तो पीसीआर के स्टेप्स हैं, आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए तो हमें सबसे पहले आइसोलेट करना होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। विच प्राइमर्स आर यूज्ड इज इन एनेलिंग ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, बताइए कौन से प्राइमर को हम एनेलिंग यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स में? रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर्स, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स या इंटरनल प्राइमर्स, बताइए। देखो सी ऑप्शन होगा, वेरी गुड,
क्योंकि देखिए अगर हम रिवर्स प्राइमर पे यूज टिक करते हैं ना तो बेटा रिवर्स फॉरवर्ड भी तो हम यूज कर रहे थे। तो प्राइमर्स हमने पढ़े थे, प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो नियर अबाउट 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, है ना। और रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों ही प्राइमर्स यूज होते हैं, तो दोनों में से एक पे तो हम टिक करेंगे नहीं, दोनों का आना चाहिए, इसीलिए इसका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-4 नोट देख लीजिएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एनेलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? बताइए। ऑप्शन ए 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियर के साथ बताइए कौन सा रिलेटेड है इसमें से? नहीं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन तो प्लांट ब्रीडिंग में है बेटा, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ट्रांसजेनिक, ऑप्शन डी, जेनेटिकली मॉडिफाइड में भी बोला था ना हमने, ट्रांसजेनिक भी बोलते हैं, जो ट्रांसजेनिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है, डी ऑप्शन। व्हाट इज cDNA? cDNA पूछा है, बताइए, जल्दी से बता दीजिए। नहीं 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 बेटा, cDNA ऑप्शन सी है, डीएनए प्रोड्यूस फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। अभी तो पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले इस प्रोसेस के अंदर में, नहीं यहाँ पे, कि जो बेसिकली आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो उनका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम के थ्रू वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को परफॉर्म करके cDNA बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। भूल गए क्या? तो डीएनए प्रोड्यूस फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, न कि साइटोप्लाज्मिक या क्लोन्ड या सर्कुलर डीएनए, ये सब नहीं होगा, ये तो उन्होंने लोकेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, बताइएगा। कॉस्मिड कंटेन्स जीन कोडिंग फॉर वायरल प्रोटीन, क्या ये? कॉस्मिड रेप्लिकेट्स लाइक प्लाज्मिड, क्या ये? कॉस्मिड हैज एंटीबायो रेजिस्टेंस मार्कर जीन, या कॉस साइट हैज 12 बेसेस हेल्पिंग टू जॉइन कंप्लीट जीनोम टू मेक इट सर्कुलर। कॉस का मतलब याद आया आपको कुछ, जब हमने पढ़ा था, तो यानी कि सपोज करिए ये एक डीएनए है, इस डीएनए में से जो ये यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनके अलावा ये तो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर 12 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। इसी को तो हमने कॉस साइट कहा था डीएनए की, तो ये तो सही है, गलत नहीं है भाई। कॉस्मिड कंटेन्स जीन कोडिंग फॉर वायरल प्रोटीन, या कॉस्मिड रेप्लिकेट्स लाइक प्लाज्मिड, ये बिल्कुल सही है, कॉस्मिड भी प्लाज्मिड की तरह ही रेप्लिकेट करता है। कॉस्मिड हैज एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मार्कर जीन, बस यही इसमें ऑप्शन गलत है। क्लियर है, यही इसमें कॉस्मिड कंटेन्स जीन कोडिंग फॉर वायरल प्रोटीन, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंट मार्कर ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका वो इसमें इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो कॉस्मिड के पास में ऐसे जीन्स नहीं होते जो वायरल प्रोटीन बना सकें। ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉस्मिड को भी यूज किसकी तरह कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए की तरह यूज कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों वायरल प्रोटीन बनवाएंगे। क्लियर है, इस साइड को तो यूज किया जा रहा है, कॉस साइड को, बस इस कॉस साइड को हम किसके साथ ऐड कर देते हैं, फेज के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है इसमें, बस ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस ऑब्टेन्ड बाय इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इनटू वन फेज जीनोम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, बताइए। फेजमिड बोलेंगे, वेरी गुड, फेजमिड बोलेंगे, वेरी वेरी गुड। और लास्ट है TATAAG सीक्वेंस नियर द RNA स्टार्टर पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर ही है ये, तो बताइए इसे हम क्या बोलेंगे। ये शायद हमने एप्लीकेशन में डिस्कस नहीं किया था। डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, डीएनए का, ना कि आरएनए का, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है आपको थायमीन एडेनिन, थायमीन एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये सीक्वेंस है। और इन्होंने बोला है कि ये नियर है आरएनए, यानी कि ये वाला सीक्वेंस ना हम ट्रांसक्रिप्शन में टाटा और प्रिब्नोबॉक्स के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसके पास में है यहाँ पे, निक्स ऑप्शन है, निक्स। तो निक तो अलग चीज होती है, हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था कि जो छोटे छोटे से जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जब डीएनए लाइगेज इन पर ऐड करता है तो ऐसे गैप, यानी कि इन जो गैप है ना, इनको तो हम निक बोल रहे हैं। तो निक तो डिफरेंट है, निक तो यहाँ पे आएगा ही नहीं।
नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने डीएनए मार्कर, नहीं भाई डीएनए मार्कर तो हमें पता है ना, जो हमने रजिस्टिविटी जो एंजाइम सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़े थे उनकी बात हो रही है, वो भी नहीं है यहाँ पे। पैलिंड्रोमिक है ये सीक्वेंस, क्या हम देख सकते हैं अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है तो बताइए इसका 3 प्राइम और 5 प्राइम का क्या बनेगा सीक्वेंस, ए टी टी और सी। तो क्या ये अगर आप इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हो और 3 प्राइम से अगर आप इसे 5 प्राइम पढ़ रहे हो, नहीं सही है 3 प्राइम और 5 प्राइम, तो क्या ये बिल्कुल सेम है, नहीं है बिल्कुल सेम नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन पैलिंड्रोमिक भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा है बस, कौन सा है ये, प्रिब्नोवॉक्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताइए हाँ या ना, आया ना। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर लिया।